देखो, इसीलिए रोज़ बताया कर, देखो करो। तो इधर यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा लिखें तो इसका मतलब क्या है, 3 × 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिखें तो क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिखें तो 5 × 10⁻⁻19 जूल, मतलब जूल में। इधर देखो भैया, इधर देखो, हुआ ना देखो। यहाँ पर राजन, हाँ, यहाँ पर गतिज ऊर्जा लिखें तो 1 × 10⁻14 हर्ट्ज, वो गतिज ऊर्जा बताई रहे न्यू। यहाँ पर लिखें 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, यहाँ पर लिखें 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, यहाँ पर लिखेंगे 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, मतलब ये है। और ग्राफ अभी गया 3 से गया है, किससे गया, 3 से। तो -2 से जाके ये 3 पर निकाले हैं, -2 से जाके ये कितने पर निकाले हैं, 3 पर। ऐसे कुछ हमारा ग्राफ बन पाया है। अब हमें क्या निकालना है, पहली चीज़ बताइए ग्राफ से, पहला क्या निकालना है? हाँ, पहला हमें ग्राफ से निकालना है देहली आवृत्ति। देखिए, देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ देखिए, यहाँ पर कट लगा हो वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब देहली आवृत्ति ना 1 लिखेंगे, ना 2 लिखेंगे, ना 4 लिखेंगे, ना 5 लिखेंगे, ना 6 लिखेंगे। कहाँ से गई लाइन? 3 से। तो 3 से गई है, तो हम इसका आंसर 3 गुणे, लेकिन इससे गुणा कर दो, ध्यान दो, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, 8:45 बजे छोटा आंसर हो गया। पहला आंसर इसका हो गया देहली आवृत्ति। दूसरा हमें क्या निकालना है, कार्यफलन। दूसरा हमें निकालना है कार्यफलन, यानी कार्यफलन को हम लोग लिखते हैं वर्क फंक्शन। कार्यफलन का मतलब होता है वर्क फंक्शन। अब कार्यफलन की परिभाषा सभी लोग जानते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। हाँ, बताओ। नाट, ये कार्यफलन का फार्मूला होता है, W = h⁻⁴। तो क्या लिखेंगे बताइए, h का मान कितना है? 6.6 × 10⁻⁻34। न्यू नॉट का मतलब, ये देखिए न्यू नॉट देहली आवृत्ति आज निकाल चुके हैं, ये है 3 × 10⁻14। अब देखिए गुणा करिए, W = h⁻⁴। इसका आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिखना है, 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हुआ, 3 × 6 = 18 के 8, 3 × 6 = 18, 1 19, कई दर्जा बाद दशमलव गुणे 10 की पावर, बताइए। अरे भाई 10 की पावर, ये -34 माइनस का 20। अब देखिए ये काहे में आया, जूल में आया है, लेकिन इसका आंसर हमें दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम बड़े आराम से बदल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये होता कि नहीं? अब जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना, तो इतने से इसको भाग कर दो, 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 1। कहने का मतलब यहाँ पर उसी संख्या से भाग करेंगे, यानी जूल से, अगर हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो कितने से भाग करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से। तो 19.8 × 10⁻⁻20, और बटे में हमें कितना लिखना पड़ेगा, बताइए। 1.6 × 10⁻⁻19, इससे हमें भाग करना पड़ेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 से हम भाग कर दें, ये काहे में बदल जाएगा, जूल में। तो इससे हमें भाग करना पड़ेगा। तो भाग करो, दशमलव हटाओ,
ये हट गया, W बराबर 198/16 गुणे 10 की पावर माइनस का 20 प्लस का 19। नीचे से घात ऊपर जाएगी तो काहे में हो गई, प्लस में। तो W बराबर 198/16 और ये घात काहे की बची है, माइनस का 1, ठीक है 20 में से। तो W बराबर कितना भाई, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम इससे भाग करेंगे, अच्छा 198 है, तो 198 है, तो 198/16 और ये 10 की पावर -1 नीचे ले आओ तो काहे की हो गई, प्लस की। तो W बराबर कितना, 198/160 लगाया। अब ग्राफ की ढाल, स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ की ढाल हमें निकालना है। ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल निकालना है। तो ग्राफ की ढाल निकालने के लिए देखिए, ध्यान रखो, ऐसा बन के आएगा, बैठे रहोगे एग्जाम में। ढाल कहाँ निकालना है, ढाल, हाँ। तो ढाल निकालने के लिए स्लोप ऑफ क्या लिखा है, फ्लांग नियतांक निकालना है। अच्छा फ्लांग नियतांक, ये चिन्ह निकालना है, फलांक नियतांक, फलांक नियतांक ये हमें निकालना है। फलांक कांस्टेंट, इसका हमें सूत्र, यहाँ पर हमने ग्राफ नहीं पढ़ाया है, तो इसका फाई बराबर H/E होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो ग्राफ की ढाल लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, H बराबर EK/μ0, H बराबर EK/μ0, ये ध्यान रखेंगे सूत्र। तो EK का मान कितना है, H बराबर EK/μ0, EK/μ0। देखो यहाँ पर देखिए μ0 कितना है, अरे यार तुम लोग लड़किन की लगी जाके वो हमें अपना ऐसे पकड़ना पड़ता। तो H बराबर क्या, μ0 तो हमें मालूम कितना है, 3 × 10 की पावर 14। और इसी 3 के सामने देखिए EK मिल जाएगा, 3 के सामने देखो EK मिलेगा, 3 के सामने देखिए, 3 के सामने 2, 3 के सामने इसकी एनर्जी EK कितनी लिखी है, 3 के सामने, हाँ -2 कितनी लिखी है, 2 × 10 की पावर -19। तो हमें 2 × 10 की पावर -19 ऐसे हम लिखेंगे। 3 पर कितनी है, -2, 3 पर कितनी, -2। लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे, कारण उसका ये है क्योंकि H माइनस में आ जाएगा। 3 × 10 की पावर -19 लिखना, गुणा कितने से करना है, -19 से गुणा करना है। तो -19 से जब गुणा करना है तो इसका आंसर आएगा 6.6 × 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो कितना आंसर आएगा, H बराबर 6.6 × 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। बताओ, ऐसे बच्चा है कि जिन्हें न्यू जीरो ना मालूम, जिन्हें H ना मालूम, पता ना, और रोज़ कोचिंग आउट दिखाएं हाँ, अननोन अपने आप, क्या अन्योन प्रेरण गुणांक पूछ रहा का, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या बताइए देखें, अन्योन प्रेरण गुणांक, हाँ बिल्कुल सही लिखा। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा जो इन्होंने दी है, हम अन्योन प्रेरण बता रहे, तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर या दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण। देखिए टाइम क्या हुआ, 45 पर छोड़ना, आज प्रैक्टिकल है 38, 10 मिनट और पढ़ी लो। देखिए अन्योन प्रेरण, ये देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक, चलो यही पढ़ी लो, बुझ जाओ। अन्योन प्रेरण
E2 बटा DI अपान DT, ठीक है, ये हमने लिखा है। तो ये हमारे पास तो माइनस भी लगा था, तो ये हमने, अब इसका मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर पर सेकेंड यहां से लिखा था। तो हम DI अपान DT हमने कितना ले लिया था, 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, 1 एम्पियर बटा सेकेंड। तो m बराबर किसके आया था, माइनस का E2, लेकिन प्लस का E2 हमने संख्यात्मक मान ले लिया था। तो ये हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा थी। यदि ये भी गलत लिखा है, यहाँ पर DI1 लिखा होगा, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर अगर धारा परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से की है तो ये m किसके बराबर आ जाता था, E2 के बराबर आ जाता था, m बराबर E2। यदि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से किया जाए तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। भाई भैया हमें ऐसे याद हो पाता, अब तुम याद हो गया, हमने सूत्र लिखा। अब हमें यदि पहली कुंडली में करंट, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन जो है 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से किया जाए तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसके बराबर हो जाता है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो। सो प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण में से एक सवाल जरूर आना है। अब इसमें जो सवाल दिया इसको हमें भाई ध्यान रखना है। ये सवाल जो दिया, ये सवाल हम कैसे लगा पाएंगे। E2 बराबर हमें क्या निकालना है इसमें, बताओ। अरे कुछ निकालना है सवाल में कि नहीं, E2 बराबर निकालना है। चलिए अब भैया कहीं तो अवकलन करना पड़ेगा, ये तो बड़ा बवाल है। चलिए उधर तक लगाइए और सवाल लगा दें, फिर ला पहले सवाल हम पढ़ते हैं। अगला सवाल भी 5वें का इंपॉर्टेंट है। 5वें, प्राथमिक कुंडली में धारा I1 बराबर I दी है। प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी दी है, 10 साइन 100 पाई टी, प्राथमिक कुंडली में धारा। द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर कितना, 5 पाई वोल्ट। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना दिया, 5 पाई वोल्ट। इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक m निकालना है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक m निकालना है। अब द्वितीय कुंडली में ये सवाल थोड़ा अलग दे पूछ दिया है, बहुत आसान हो सकता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, तो क्या लिखें बताइए। हमें क्या चाहिए, m बराबर वो एक सूत्र क्या लिखा था, E2 बराबर, यहां से गुणा कर लो ना, E2 बराबर जिसके नीचे 1 मान लो, जिसका कोई नहीं उसके नीचे क्या मान लो, 1। तो E2 बराबर m DI अपान DT। तो E2 बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, m DI अपान DT, यही तो फार्मूला है। E2 बराबर m DI अपान DT, E2 बराबर m DI अपान DT। तो पहली बात तो ये और सब कुछ मालूम है, लेकिन हमें DI अपान DT का मान नहीं मालूम। अब इसका मतलब कुछ और होता है, अवकलन होता है 10 साइन 100 पाई टी। ये सवाल नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि बायोलॉजी वाले अवकलन कर नहीं पाते, तो उनके लिए ठीक नहीं था। अब हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना लिखेंगे। सबसे ध्यान दो, हम सबसे ज्यादा ऐसे सवालों में जो दांत निकले हम देखते हैं, बहुत नाराज हो जाते, क्योंकि एक तो ऐसे सवाल हैं एग्जाम में आ गए, तुम लिखिए नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में अवकलन पढ़ाया नहीं जाता है, और फिर तुम वहीं पर निकालो दांत होगा, कोशिश करो पेपर में आइए, छोड़ भाग नहीं पी होगा। अरे विद्या मंदिर ममरी स्कूल है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट
टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष अवकलन हम क्या, एक तरीका ही हम सिखा पाएंगे तुम्हें और कुछ नहीं। तो क्या लिखते हैं हम, देखो टी के सापेक्ष अवकलन का मतलब डी अपान डी टी, डी अपान डी टी, ब्रैकेट के बाहर क्या आई, जिसका भी टी के सापेक्ष करना है तो डी अपान डी टी, पी के सापेक्ष करना डी अपान डी पी, क्यू के सापेक्ष करना डी अपान डी क्यू। तो ये देखिए जो गिनती होती है वो बाहर कर लेते हैं। 10 ही लिखा है कि नहीं है, 10। हाँ, इसके पीछे भी हम क्या लिखेंगे, डी अपान डी टी साइन 100 पाई टी। तो डी आई अपान डी टी हो गया है। और बताओ 10, इसका डिफरेंस गणित वाले तो कर देंगे इसको, लेकिन बायोलॉजी वालों को ध्यान रखना है कि ये जो होता है टी, इसको मान लेते हैं तो साइन का कितना लिखेंगे, कास। साइन का बस ध्यान रखना कितना लिखना, साइन का क्या लिखना, कॉस, कास। और आगे जो लिखेंगे 100 पाई टी, ठीक है। और जिसको टी माना उसका भी दोबारा करते हैं अवकलन, तो डी अपॉन डी टी, ये 100 पाई टी का दोबारा करेंगे। भाई चाहे अवकलन पूरा सीख नहीं सकते हो तो याद रखना पड़ेगा, डी आई अपॉन डी टी बराबर 10 कास 100 पाई टी। अब इसका 100 पाई टी का कितना होगा गणित वाले, हाँ, इसका हो जाएगा 100 पाई और टी का होता है 1। भाई टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी का कितना, 1। तो ये हमारे पास आया है डी आई अपॉन डी टी। अब यहां से हम इसको कितना लिख सकते हैं बताइए, डी आई अपॉन डी टी और 100 और इसकी गुणा करो, कितना हुई 1000, 10 और 100 की गुणा 1000 पाई, 1000 पाई कास 100 पाई टी, ये अलग बात है। अब हमारा E2 निकल के आएगा, E2 बराबर कितना, एम डी आई अपॉन डी टी। तो E2 बराबर एम का मान कितना है भाई बताओ, एम को निकालना है तो एम को निकालना है, E2 पता है। तो चलिए भैया E2 का मान रख दो, कितना भैया, E2 का मान है 5 पाई, एम का है निकालना, और इसका मान कितना आया है, डी आई पान डी टी 100 पाई। अब है तुम 100 बोले कॉस 100 पाई टी। चलिए अब पाई से पाई, ये वाला पाई से पाई वो वाला ना है, वो कोण है तो कट गया। तो एम बराबर कितना लिखेंगे बताइए, 5 बटे में लिखेंगे 1000 कास 100 पाई टी। तो ये हमारा एम आया है, 5 से काट लो, 5 करना 5, कितना होगा 5 दूनी 10, तो कितना लिखेंगे 1 बटा 200 कास 100 पाई टी। ये एम का मान हमारा निकल के आया, ये एम का मान हमारा निकल के आया, ले बस और कुछ